हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में एमएसएमई करके एक टॉपिक था। उसी से रिलेटेड क्या है हम बात करने जा रहे हैं। तो एमएसएमई में बहुत सारे क्या है ना सब टॉपिक था। सभी टॉपिक के बारे में हम क्या है ना डिस्कशन करेंगे। चाहे जो भी पोर्टल हो, संबंध हो, संपर्क हो, एस्पायर हो, स्फूर्ति हो, मतलब जो भी मेंशन किए गए हैं वो सब चीज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शायद ये आपको दो पार्ट में मिलेगा। आज फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, फिर क्या नेक्स्ट डे आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। तो ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी डेटा इसमें मैं मेंशन किया हूँ वो भी बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट डेटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हम विदाउट टाइम को डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। तो एमएसएमई सेक्टर आप जान रहे हैं, सबसे पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल नेम होता है। तो देखिए एमएसएमई का डेफिनेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम क्या है ना बदलते रहता है। जैसे एमएसएमई का न्यू डेफिनेशन हम अब पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं और फिर से हम बताएंगे। लेकिन जो इसमें एमएसएमई सेक्टर का 2006 एक्ट के बारे में स्पेशली ये मेंशन किया गया है इसमें। तो एमएसएमई 2006 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है एमएसएमई का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि शायद 2006 के अकॉर्डिंग पूछे आपके एग्जाम में कि एमएसएमई 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल और मीडियम में क्या आपका डेफिनेशन है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के बारे में देखते हैं। देखिए एज पर द एमएसएमई जो 2006 जो एक्ट है, तो एमएसएमई सेक्टर को दो पार्ट में क्या है ना डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा पार्ट क्या होता है सर्विस इंटरप्राइजेज है। दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि पहला पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारा क्या हुआ, हम आपको सेक्टर पढ़ाए थे। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि रॉ मटेरियल क्या है ना जो हमारा अवेलेबल जो होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हो सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शियरी सेक्टर में हुआ सर्विस। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर दैट मीन्स क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड बात हो रहा है। और टर्शियरी सेक्टर दैट मीन्स क्या हुआ, सर्विस इंटरप्राइजेस से रिलेटेड बात हो रहा है। इसको हम क्या है किसके बारे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। और जो डेफिनेशन है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है वो एक बहुत ही क्या ना विटल रोल प्ले करता है। कहने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत तरह के यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्या है ना नीचे, कहने का मतलब है कि जैसे ट्राइब्स लोग हो गए हैं। कहने का मतलब उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। विदाउट जॉब क्या है वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो उनको तो क्या है सबसे टाटा और अंबानी में क्या है इतना हाई लेवल के कंपनी में तो उनको जॉब मिलेगा नहीं। तो उनके लिए जो छोटे छोटे जो कंपनी होते हैं वो डेली वेज के बेसिस पे क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं। तो कहने का मतलब है उसका बहुत जो माइक्रो एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के जीडीपी में बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमएसएमई जो 3.6 करोड़ इस तरीके के यूनिट क्या है ना यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है जो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें 8.05 करोड़ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और 37.5% जो है ना वो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। 37.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेक्टर जो है इसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। कहने का मतलब है कि इस सेक्टर के पास ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रीजनल इम्बैलेंसेस हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेशनल इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और वेल्थ से रिलेटेड इस सब चीज को क्या है ना ये रेक्टिफाई कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके सॉल्व कर सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर के पास जो पोटेंशियल जो है बहुत ही ज्यादा है। इसलिए आप देखे होंगे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है इस पे एमएसएमई सेक्टर में नया नया स्कीम लेकर आती रहती है, नया नया इंसेंटिव प्लान लेकर आती रहती है कि जो भी कंपनी जो है एमएसएमई सेक्टर से उसको इंसेंटिव देकर और उनको क्या है ऊपर अपलिफ्ट किया जाए।
यहाँ पे बात करते हैं कि जो इसका इम्पोर्टेंस, जो इस सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, टाइम बाय टाइम क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या होती है कि जो भी इसका नया नया स्कीम है वो निकालती रहती है, और जो भी इंसेंटिव देना है उसको इंसेंटिव के लिए नया नया प्रोग्राम लॉन्च करते रहती है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं कि बहुत सारे एमएसएमई के सेक्टर के अंदर बहुत सारे क्या ना प्रोग्राम को भी मर्ज किया गया है, जिसमें पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देखिए इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पीएमईजीपी को भी मेंशन किया गया है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके बाद सीजीटीएमएसी, जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। अगला है CLCSS, दैट मीन्स क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और नेक्स्ट ये स्फूर्ति, स्फूर्ति के बारे में भी हम क्या है पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, विस्तृत जानकारी इसका भी हम लेंगे। इसका मतलब है स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन। स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और MSECDC का CDP का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके का जो भी प्रोग्राम है इसको क्या किया गया है, मर्ज किया गया है MSME के साथ। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं एस्पायर, ये भी आपको बीपीएससी के सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया एस्पायर का, इसके बारे में हम बात करते हैं। एस्पायर जो है वो प्रमोशन इनोवेशन एंड रूरल इंटरप्रीनर, कहने का मतलब है कि एक तरीके से नया नया जो इनोवेशन जो आइडिया जो है उसको एक तरीके से प्रमोट करना, जो भी और क्या रूरल जो इंटरप्रीनर है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो एस्पायर जो आपको स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 2015, मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो एक नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी का नेटवर्क क्या है इस तरीके से जनरेट करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसके कारण जो इंटरप्रेन्योरशिप जो है उनका क्या है वो एक्सिलरेट कर सके, मतलब उसका डेवलपमेंट हो सके, जिसके कारण नया नया इनोवेशन है, नया नया जो इंटरप्रेन्योरशिप का जो इनोवेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। दैट मीन्स क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी का नेटवर्क सेटअप करना है, जिसके कारण नया इनोवेशन हो गया इंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, रूरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गए, उसको अपलिफ्ट कराना, उसको डेवलप्ड कराना। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनहेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहने का मतलब है कि जो डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या करना है, प्रोमोट करना है। कहने का मतलब है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आदमी का जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो ज्यादा होगा, और आदमी जो है ना पैसा ज्यादा कमाएगा तो उसकी गरीबी क्या है ना ज्यादा दूर होगी। तो इसका मिशन है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको क्या इनहेंस करना, जिसके कारण जो है ना एक गवर्नमेंट और ग्रोथ हो सके, जो कि लास्ट के है ना फ्यू ईयर में गवर्नमेंट ने बहुत तरीके का पॉलिसी क्या है सेटअप किया है, जो 2020 के बाद अगर देखें तो बहुत तरीके का पॉलिसी सेटअप किया है, जिसके कारण जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जो रूरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनको अपलिफ्ट कराया जा सके, उनको डेवलप कराया जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके। तो एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी का ये नेटवर्क है जो कि एक सेट किया जाना है एस्पायर के अकॉर्डिंग, और जिसमें जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है, जिनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है लेवल है, उसको इंक्रीज करना। अब यहाँ से इसके बारे में बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या इसका डिस्क्रिप्शन है आपको एस्पायर का। तो इसमें है कि लोन अप टू 1 करोड़, कहने का मतलब अगर 1 करोड़ का आप लोन लेना चाहते हैं तो ये आपको 59 मिनट के अंदर ही क्या है इसको अप्रूव करना है ऑनलाइन। इसका एक तरीके से हमारा क्या है डिस्क्रिप्शन है एस्पायर का। सेकंड है कि इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% टू ऑल जीएसटी, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है उनको इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होना पड़ेगा, 2% उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देना होगा। जो पीएसयू जो है टू कंपलसरी प्रोक्यूर 25%, देखिए प्रोक्यूर करने का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जो है उनको कंपलसरी बोला गया है कि आपको खरीदना होगा 25%। जैसे मान लीजिए एमएसएमई सेक्टर ने क्या है ना सामान बना लिया, अब उसको खरीदने के लिए भी तो कंपनी होना चाहिए, जब तक सामान क्या है ना नहीं खरीदा जाएगा तब तक वो कंपनी का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जो पीएसयू जो सेक्टर जो है या स्टेट ऑन्ड जो भी कंपनियां हैं उनको क्या करना है, कंपलसरी बोला गया कि 25%, जैसे पहले 20% था अब उसको अपलिफ्ट करके 25% कर दिया गया है, तो उनको ये कंपलसरी है कि 25% सामान क्या है उसको खरीदना ही है। एंड विथ 3% जो है ना रिजर्व किसके लिए है, वीमेन इंटरप्राइजेज के लिए है।
तो 3% यहाँ पे रिजर्व बात किया गया है। अब इसी के जो एस्पायर जो है इसके अकॉर्डिंग 20 टेक्नोलॉजी सेंटर, हम आपको बताया एक टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बनाना इसका उद्देश्य है, तो 20 टेक्नोलॉजी सेंटर ये स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्या ना 100 एक्सटेंशन सेंटर होंगे, 100 एक्सटेंशन सेंटर होंगे, 20 टेक्नोलॉजी सेंटर होंगे जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो 70% जो कॉस्ट जो है आपको जो भी एस्टेब्लिशिंग जो फार्मा क्लस्टर जो कंपनियां हैं, फार्मा क्लस्टर, उनका जो 70% जो कॉस्ट है ना वो गवर्नमेंट क्या करेगी, बियर करेगी। रिटर्न जो है अंडर क्या ना 8 लेबर लॉ या 10 यूनियन रेगुलेशन जो है एक इस तरीके से साल में एक बार उसको रिटर्न फाइल करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट टू बी विजिटेड, एक तरीके से जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगा वो इंस्पेक्टर के द्वारा क्या है ना विजिट क्या है किया जाएगा। विल बी डिसाइडेड थ्रू अ कंप्यूटर, कहने का मतलब है कि कंप्यूटराइज्ड रैंडम अलॉटमेंट के द्वारा ये क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। सिंगल कंसेंट अंडर एयर एंड वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो लॉ है उसमें क्या ना सिंगल कंसेंट होगा। रिटर्न टू बी एक्सेप्टेड, जैसे जो भी रिटर्न जो है वो एक्सेप्टेड कब किया जाएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू ही रिटर्न को एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि ओनली 10% जो है यूनिट जो है वो आपको इंस्पेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ 10% यूनिट क्या है इंस्पेक्ट किया जाएगा, और जो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू जो भी एक्सेप्टेंस है उसको एक तरीके से रिटर्न किया जाएगा। तो जो भी रिटर्न है जो एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि माइनर वायलेशन अंडर कंपनी, अगर मान लीजिए कि कुछ वैसे चीजें होते हैं जो माइनरी क्या है वायलेट करती है कंपनी, या जो भी इंटरप्राइजेज है जो माइनर वायलेशन करती है, तो उसका मतलब ये नहीं नो लॉन्गर हैव टू अप्रोच कोर्ट, उसका मतलब ये नहीं कि उसको बहुत दिन तक क्या है ना कोर्ट को अप्रोच करना है, उसको करेक्ट किया जाएगा बहुत ही क्या है ना सिंपल प्रोसीजर से। दैट मीन्स ये है कि इस एस्पायर के अकॉर्डिंग जो भी सेक्टर जो होंगे उनको ज्यादा क्या है कोर्ट कचहरी और ज्यादा उस तरीके का चीजें नहीं किया जाएगा। जो भी सिंपल प्रोसीजर होता है उसको सिंपल प्रोसीजर करके जो भी गलती किया है, जो भी वायलेट किए हैं उसको करेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एमएसएमई एक्ट 2006 के बारे में, जो स्पेशली क्या है ना एबी सिलेबस में मेंशन किया गया था कि एमएसएमईडी जो एक्ट जो है 2006 ये क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड डेवलपमेंट बिल जो 2005 था, रखिए याद रखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट बिल जो 2005 था, जो कि पार्लियामेंट में इसको क्या है प्रेजेंट किया गया था, कब 12 मई 2005 को इसको प्रेजेंट किया गया था। इसी को प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव करके एक नया नाम से इसको क्या है ना जाना गया, जिसको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 बोला गया। कहने का मतलब है कि जो बिल जो 2005 जो था उसको 12 मई 2005 को पार्लियामेंट में इसको क्या प्रेजेंट किया गया, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद इसको एक तरीके से एमएसएमई एक्ट 2006 के नाम से जाना गया है। तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, इसमें बहुत सारे क्या है ना प्रोविजन को क्या है ना रखा गया है, जो एक तरीके से जो पेमेंट जो डिले होता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का, उस डिले पेमेंट को ध्यान में रखकर बहुत सारे क्या है ना प्रोविजन को बनाया गया है। अब जैसे डिले पेमेंट क्या है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसके बारे में प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या है ना आप समझिए कि जैसे एक हमारा क्या होता है बायर होता है, खरीदने वाला होता है, एक सप्लायर होता है जो कि एक तरीके से बेच रहा है, ठीक है। बायर यहाँ पे खरीद रहा है, सप्लायर यहाँ पे क्या ना बेच रहा है। तो सप्लायर जो भी गुड्स जो होंगे उसको क्या करेंगे, बायर को क्या करेगा, बेचेगा। तो यहाँ पे यही दोनों के बीच क्या हो रहा है, पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इसी ट्रांजैक्शन के बारे में इस एक्ट में लिखा गया है कि अगर मान लीजिए इन केस, अगर मान लीजिए कि मानते हैं इन केस जो आपका बायर जो है सप्लायर को पेमेंट जो है नहीं करता है, अगर मान ही डज नॉट मेक पेमेंट टू द सप्लायर, अगर बायर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है 45 डे के अंदर, ध्यान से समझिएगा कि जो बायर जो है सप्लायर को अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं करता है, 45 डे उसको देखा जाएगा, 45 डे के अंदर वो अगर मान लीजिए कि पेमेंट नहीं करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, तो क्या किया जाएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो के द्वारा जो नोटिफाइड जो बैंक रेट है, अब बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है, सब
यदि आरबीआई के द्वारा क्या नोटिफाई किया जाता है, तो जो आरबीआई के द्वारा जो बैंक रेट जो नोटिफाई किया गया है ना, उससे 3 टाइम्स से ज्यादा अमाउंट बायर को सप्लाई को पूरा करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको पेनाल्टी के फॉर्म में जो बायर है ना, उसको 3 गुना पैसा ज्यादा सप्लायर को क्या है पेमेंट करना होगा। ये इस प्रोविजन में आपको बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एस्टैब्लिश माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया, याद रखिएगा इसका जिक्र हम बार बार करेंगे। MSEFC, MSEFC का मतलब क्या है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल, जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। किसके लिए? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कहने का मतलब है कि जो भी पेमेंट डिले के कारण जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए MSEFC क्या है काउंसिल बनाया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। अब कहने का इसके आगे हम इसी को हम आगे करते हैं कि एनी जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज उनको क्या करना होगा, एक वैलिड उद्योग आधार उसके पास होना चाहिए। कहने का मतलब UAM, कहने का मतलब जो भी MSME जिसके पास एक वैलिड उद्योग आधार होगा वही क्या कर सकते हैं, डिले पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSEFC जो काउंसिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो MSEFC जो स्टेट का जो होगा MSEFC वो क्या करेगा, एक जामीन करेगा। अगर जो भी MSE जो है, अगर मान लीजिए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो अगर केस फाइल करती है पेमेंट से रिलेटेड, तो ये जो काउंसिल जो स्टैब्लिश किया गया है ना उसको एक जामीन करेगा और उसके बाद एक इशू डायरेक्शन जो है ना इशू करेगा, किसको, बायर को वो डायरेक्शन इशू करेगा कि जो भी पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ आप क्या कीजिए, सप्लायर को आप क्या दीजिए। और ये जो है किस एक्ट के अंदर बात किया गया है, MSMED एक्ट 2006 के अंदर जो है बताया गया है कि जो एग्जामिन करने के बाद बायर को इंटरेस्ट देना होगा, किसको, सप्लायर को, और जो भी पेमेंट है वो इंटरेस्ट के साथ क्या है वो फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट को, तो एवरी रेफरेंस मेड टू MSEFC जो है, एक तरीके से जो भी रेफरेंस जो है MSEFC का वो डिसाइड करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डे। याद रखिएगा कि 90 डे के पीरियड के अंदर ही MSEFC जो है वो एक तरीके से डिसाइड करेगा कि जो भी प्रोविजन इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड क्या है ना जो डिले हो रहा है, वो 90 डे के अंदर ही क्या करेगा, इसको डिसाइड करना है MSEFC काउंसिल को। अगर हम बात करते हैं कि द प्रोविजन अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है वो MSEFC के द्वारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको चेयर्ड करेंगे। कौन चेयर्ड करेंगे? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द, चाहे स्टेट हो, स्टेट के इंडस्ट्री है, चाहे यूनियन टेरिटरी के हो, या जो भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है MSC यूनिट के हैं, वही क्या है इसको चेयर्ड करेंगे, मतलब वही इसके हेड होंगे MSEFC काउंसिल के। अब हम आपको जो बता रहे थे कि MSEFC 2006 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन था, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से देखिए एग्जिस्टिंग MSEFC क्लासिफिकेशन, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के बेसिस पे बताया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बताया गया है। देखिए दो तरीके का हम बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज और सर्विस इंटरप्राइजेज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में बोलता है कि माइक्रो हम कब बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट हमारा 25 लाख से अगर नीचे होगा उसको हम माइक्रो बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट हमारा 5 करोड़ से नीचे होगा उसको स्मॉल बोलेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ से नीचे होगा उसको मीडियम बोलेंगे। सर्विस इंटरप्राइजेज का बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारा 10 लाख से अगर हमारा कम होगा तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ से अगर कम होगा तो उसको स्मॉल बोलेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम। इसी को क्या किया, रिवाइज किया गया, रिवाइज करके जो है ना क्या डेफिनेशन बनाया, वो इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर के बेसिस पे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज से दोनों को बात कर रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से अगर कम है उसको माइक्रो बोलेंगे, और टर्न ओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो उसको माइक्रो बोलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से अगर कम है तो स्मॉल, और टर्न ओवर अगर 50 करोड़ से कम है तो उसको स्मॉल। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 20 करोड़ से कम होना चाहिए तो मीडियम, और टर्न ओवर अगर 100 करोड़ से कम होना चाहिए तो एक आपको क्या है ना मीडियम है। तो आप एक चीज यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 25 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे कितना है, 1 करोड़, यानी इंटू कितना हो जाएगा, 4 हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 करोड़, यहाँ पे याद रखिएगा इंटू कितना हो जाएगा, 2 करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू, यानी देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अगर माइक्रो, जो भी माइक्रो है
तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कितना है, यहाँ पे 25 था, इनको क्या इंटू क्या है ना 4 कर दिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 करोड़, और सब में क्या है ना 2 से इंटू कर देना है, यानी 5 में 2 से और यहाँ पे 10 में 2 से। अब यहाँ से आपको जैसे इसमें आपको ये आसान तरीके से याद हो जाएगा। 1 करोड़ अगर मान लीजिए यहाँ माइक्रो का है तो इंटू 5 कर देंगे, तो 5 करोड़, 10 को 5 से यानी इंटू 5 इसमें क्या है ना आप करते जाइए, इंटू 5 करते जाइए, तो यहाँ 1 इंटू 5 5, यहाँ 10 इंटू 5 50, और यहाँ 20 इंटू 5। और यही जो डेफिनेशन है, जो अभी न्यू डेफिनेशन जो है ना, वो आपको यही है, 1 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, 5 करोड़ टर्नओवर के बेसिस पे, 10 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और 50 करोड़ हमारा टर्नओवर, उसी तरीके से 20 करोड़, और ये हमारा 100 करोड़। ये न्यू डेफिनेशन भी हमारा यही है। यहाँ से हम बात करते हैं जो नया पोर्टल है एमएसएमई समाधान। देखिए एमएसएमई समाधान क्या है, एक तरीके से नाम से ही पता चल रहा है कि जो पोर्टल है एक तरीके से जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी उसको क्या करेगा समाधान, मतलब उसको क्या रेक्टिफाई करने का एक कोशिश करेगा। तो एक तरीके से जो डिस्प्यूट क्या होगा, वही डिस्प्यूट होगा पेमेंट से रिलेटेड। अगर जो पेमेंट में अगर जो डिले हो रहा है, उसी डिस्प्यूट को क्या करे समाधान करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर 2017 को इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा क्या है ये लॉन्च किया गया था, जिसको एमएसएमई समाधान के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2017 को। देखिए एमएसएमई जो है एक तरीके से डिलेड पेमेंट पोर्टल है, जिसको एमएसएमई समाधान के नाम से जानते हैं। इसको एक तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उसको इम्पावर दिया गया, जो भी कंट्री के क्रॉस जो भी एमएसएमई जो सेक्टर जो है उनको इम्पावर दिया गया, किस पोर्टल के अकॉर्डिंग, एमएसएमई समाधान पोर्टल के अकॉर्डिंग। अब इसका काम क्या है कि डायरेक्टली रजिस्टर दियर केसेस, एक तरीके से डायरेक्टली क्या है केस रजिस्टर कर सकता है अबाउट डिलेड पेमेंट। कहने का मतलब अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, सीपीएससी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये मान लीजिए पेमेंट देने में एक कमी कर दी, मतलब पेमेंट देने में डिले कर दिए हैं, तो उनके खिलाफ ये क्या होगा डायरेक्टली क्या होगा इस पोर्टल में एक केस क्या हो जाएगा फाइल, मतलब एक तरीके से रजिस्टर कर दिया जाएगा। द पोर्टल विच सिग्निफाई फैसिलिटी, एक तरीके से जो पोर्टल है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, जो भी डिले पेमेंट होता है उसको क्या करने के लिए, उसको एक तरीके से सॉल्व करने के लिए फैसिलिटी देता है, उसको मॉनिटर करता है, और वो एक एफिशिएंट मैनर में इस चीज को क्या है करता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अवेलेबल इस पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो एक पब्लिक डोमेन में मतलब इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो भी न्यूज चैनल है या जो भी उसके वो क्या करते हैं, इसमें जो भी सेंटर के द्वारा अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको दिखाते हैं इतना पेमेंट क्या नहीं हुआ, जिसके कारण पब्लिक में जागृति है, हाँ इतना पेमेंट नहीं हुआ, तो पब्लिक डोमेन के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उस समय पावर में रहती है तो उस पर प्रेशर आता है, और जल्द से जल्द इस क्या है डिले पेमेंट को क्या है वो जल्दी पूरा करती है, जिसके कारण एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से उसी का नेक्स्ट स्लाइड है कि एमएसईएफसी जो काउंसिल जो हम आपको बताए थे, एमएसईएफसी जो स्टेट का जो एमएसईएफसी होगा वो क्या करेगा एग्जामिन करेगा, जो भी केस जो फाइल जो हुआ है एमएससी सेक्टर के द्वारा उसको एग्जामिन करेगा, और जो भी डायरेक्शन है उसको इशू करेगा, और एक तरीके से जो भी पेमेंट होगा वो इंटरेस्ट के साथ क्या है ना उसको पेमेंट करना होगा। अगर बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो कि केस करेंगे उनके पास वैलिड उद्योग आधार होना चाहिए, जो भी केस करेंगे तो उनके पास वैलिड उद्योग आधार होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन क्या है वो केस को फाइल करेंगे, किसके अगेंस्ट, बायर हो गया, परचेजर हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वो सब के खिलाफ क्या करेंगे एक केस फाइल करेंगे। जो ये अप्लीकेंट्स जो है उनको क्या है आपको एमईएफसी काउंसिल के द्वारा क्या है देखा जाएगा, जो भी एप्लीकेंट है उनको एमएसईएफसी काउंसिल के द्वारा देखा जाएगा। ये आपको एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री है, इस तरीके से ये आपको क्या है बना रही है, जो भी बना रही है, तो इस तरीके से एमएसएमई के अकॉर्डिंग क्या है इस तरीके की इंडस्ट्री रहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है एमएसएमई संबंध है। संबंध का क्या मतलब है, इस पोर्टल का क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए एमएसएमई जो संबंध जो है ना, एमएसएमई जो संबंध जो है एक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या है ना पोर्टल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है ना लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। देखिए पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, कोई भी जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस एमएसएमई को क्या है एमएसएमई से
गुड्स एंड सर्विस क्या है खरीद सकती है, या जो स्टेट ऑन जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी कि गुड्स एंड सर्विस क्या है जो आपको एमएसएमई से जो खरीद रही है उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जैसे अगर सामान एमएसएमई बना लिया तो उसको खरीदने के लिए तो चाहिए ना ग्राहक, तो वही हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर है कि गवर्नमेंट खुद क्या करती है ये सामान खरीदती है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि राजनाथ सिंह क्या है, अगर मान लीजिए कि मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या है बहुत सारे जो एक तरीके से जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत सारे क्या कटौती की है, कुछ लिस्ट जो भी 100 के ऊपर जो भी लिस्ट उन्होंने बना है कि ये सब चीजों का क्या है मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करेंगे। तो बहुत सारे एमएसएमई जो सेक्टर है उनको एक तरीके से इंसेंटिव दिया गया, उनको बोला गया कि आप ये चीज बनाइए, वो सब क्या बड़े कंपनी में जाते हैं वहीं पे क्या असेंबल होकर क्या है चीजें बनते हैं। तो उसको एक तरीके से डायरेक्टली कि कौन खरीद रही है, गवर्नमेंट ही खरीद रही है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल का अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या है गवर्नमेंट ऑन्ड क्या है ना पीएसयू है, तो वो क्या करेगी जो भी उसको क्या है ना बनाना है तो जो भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो क्या है एमएसएमई को क्या है ना दे देगी, उस पार्ट को क्या करेगी एक बार क्या है ना जांच करेगी, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेगी और उसके बाद फिर असेंबल करेगी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट खुद क्या है ना चीजें को खरीद रही है, वो सब हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर में ही आता है। तो एमएसएमई संबंध जो है ना वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट से ही रिलेटेड है। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मॉनिटर करना जो भी एक तरीके से पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है जिसको इम्प्लीमेंटेशन जो है हुआ है उसको एक तरीके से मॉनिटर करना देखना, और किसके द्वारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के द्वारा जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुआ है उसको देखना जांच करना और जो भी दिक्कतें आती है उसको एक तरीके से सॉल्व करना। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ क्या है एमएसएमई जो है एक तरीके से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ क्या ना माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ये 26 मार्च 2012 को ये जो एमएसएमई जो पॉलिसी के अंदर में जो है वो आपको क्या है आया था। जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज जो है वो आपको एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर में ही आया था कब 26 मार्च 2012 को, जिसको एक तरीके से मैंडेटेड उसको एक तरीके से मैंडेटरी मतलब क्या है स्ट्रिक्टली बोला गया कि एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री, कहने का मतलब है जो भी प्रत्येक सेंट्रल मिनिस्ट्री हो डिपार्टमेंट हो पीएसयू है उनका एनुअल गोल क्या होना चाहिए, एनुअल गोल वो होना चाहिए कि प्रत्येक साल के स्टार्टिंग में 20% जो है ना टोटल एनुअल परचेज का 20% वो एमएसएमई से सामान खरीदेंगे। दैट मीन्स क्या है आपको समझ में आ रहा है कि जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पीएसयू जो भी होंगे वो 20% क्या करेंगे एनुअल परचेज का 20% वो एमएसएमई सेक्टर से ही सामान को खरीदेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो 80% क्या ना जॉब प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को आफ्टर 20% इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स क्या होगा कि 20% इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 80% क्या ना जॉब प्रोवाइड कर रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर इंडिया के लिए कि 20% मात्र इन्वेस्टमेंट करने से 80% जॉब क्या है ना क्रिएट कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है एमएसएमई सेक्टर पे ज्यादा क्या है ना ध्यान देती है। तो एमएसएमई संबंध हम आपको बता दें पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है कि जो भी पब्लिक मतलब जो भी आपको सामान खरीदना है वो किससे एमएसएमई सेक्टर से, उसके लिए परसेंटेज भी आपको बताया गया है। 26 मार्च 2012 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा एमएसएमई संपर्क। देखिए एमएसएमई संपर्क क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एमएसएमई संपर्क कहने का मतलब है कि एक दूसरे से बात करना टॉक करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें दो लोग क्या है ना आपस में क्या है ना टॉक करते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि दो लोग को शादी करना है तो मैट्रिमोनियल साइट है, तो मैट्रिमोनियल से क्या होता है कि दो लोग क्या है ना एक तरीके से वो एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है जिसमें क्या जिसको शादी करना है वो भी रजिस्टर्ड करते हैं और जिसको हाँ मतलब दोनों को तो शादी करना ही है दोनों रजिस्टर्ड करते हैं और वो एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म प्ले करता है, वहां पे दोनों क्या है ना मीट करते हैं और वहां से जो भी आगे बात बढ़ती है। उसी तरीके से हम बात करते हैं एमएसएमई संपर्क। आप याद रखिएगा एमएसएमई संपर्क पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी जॉब सीकर मतलब जो पास आउट है, जो ट्रेनी जो पास आउट ट्रेनी है, जो भी स्टूडेंट जो है जो 18 के ऊपर के जो स्टूडेंट है जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में जो स्टूडेंट जो एक तरीके से जो एडमिशन लिए थे वो जो एक तरीके उनको जॉब चाहिए और एंड रिक्रूटर कहना वेरियस रेप्यूटेड नेशनल एंड मल्टीनेशनल जो कंपनी जो है उसको हम क्या बोलते हैं रिक्रूटर बोले, और जॉब सीकर मतलब जिनको जॉब चाहिए। देखिए सिंपल अगर भाषा में हम समझाएं आपको तो जिनको जॉब चाहिए और जो जॉब देने वाले हैं उन दोनों के बीच ही क्या होता है एमएसएमई पोर्टल में एमएसएमई संपर्क पोर्टल में क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है।
तो ये रजिस्टर करेंगे और जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसके कारण एक तरीके से मैन पावर जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक तरीके से इंक्रीज होगा और एक सही मैन पावर क्या होगा वहां पे उनको मिलेगा। एमएसएमई टेक्नोलॉजी का बारे में बात करते हैं तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वन ऑफ द क्यू कंट्रीब्यूटर, कहने का एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है ना रोल प्ले करता है और ये जो कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे वर्टिकल को, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्लास हो गया, फुटवियर हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, फ्लेवर हो गया। इस तरीके में एमएसएमई टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करती है। ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो है इनको क्या है ना प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखिएगा, दिस सेंटर आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इस सेंटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट एनुअली, मतलब 1.5 लाख जो है ना एनुअली स्टूडेंट को क्या है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट जो होंगे वो उनको एब्जॉर्ब, मतलब उनको वहीं पे जॉब दिया जाएगा, कहाँ पे, जो इंडस्ट्री विद इन द कंट्री जो इंडस्ट्री है उनमें जॉब दिया जाएगा, या जो विदेश में भी अगर मान लीजिए जो कंपनी है उनको वहां पे भी इसी ट्रेनिंग के बेसिस पे उनको जॉब दिया जाएगा। तो ये जो गैप जो है ना किसके बीच, रिक्रूटर और जॉब सीकर, एक को मतलब क्या है लेना है, एक को क्या है जाना है, इन दोनों के बीच का जो गैप जो है ना उसी को फिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया था एमएसएमई संपर्क। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई संपर्क क्या है। अब नेक्स्ट हम जो आपको बताए थे पहले स्फूर्ति, स्फूर्ति के बारे में हम बात करते हैं कि स्फूर्ति क्या है। देखिए स्फूर्ति की एक स्कीम है जो कि फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार का अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जैसे खादी इंडस्ट्री, तो खादी इंडस्ट्री एक समय पे बहुत ही क्या है ना पॉपुलर था। जैसे बिहार में जो मधुबनी पेंटिंग हो गया वो भी एक तरीके से एमएसएमई क्या है ना इंडस्ट्री ही हो गया। तो उस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या है ना फंड प्रोवाइड करके उसको और ऊपर क्या है ना उठाना, जो कंपनियां जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत जो कंपनियां है जो आज अंधकार में जो चली गई है उसको फंड को प्रोवाइड करके उसको और ज्यादा अपलिफ्ट कराना। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है एमएसएमई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एमएसएमई है उसने स्कीम लॉन्च किया था कब, 2005 में, जिसके कारण जो है ना क्लस्टर डेवलपमेंट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। अब क्लस्टर डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जैसे हम आपको बताए थे कि अगर एक मान लीजिए रीजन में गुच्छे की तरह बहुत सारे कंपनियां एक जगह पे ही अगर काम कर रही है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट। तो क्लस्टर डेवलपमेंट से जमीन भी कम पड़ता है लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेशन होता है। तो हम आपको बिहार का जो एक्ट जो था, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो एक्ट जो 2016 था, उसमें हम आपको क्लस्टर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ही बिहार सरकार जोर दी थी, वहां पे हम इस बात को डिस्कस किए थे। यहाँ पे बोल रहा है कि एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइन द फॉलोइंग स्कीम्स आर बीइंग मर्ज, स्फूर्ति में बहुत सारे स्कीम को क्या है ना मर्ज किया गया है। तो स्फूर्ति का मतलब यही है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उनको फंड देकर उनको और ज्यादा क्या है ऊपर उठाना। तो देखिए इसमें और कौन कौन सा मर्ज है, द स्कीम फॉर री इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिसियन, जो भी एक तरीके से जो आर्टिसियन है वो एक स्कीम फॉर री इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिसियन, ये आपको मर्ज किया गया है। द स्कीम फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग, जिसको प्रोडीप के नाम से जानते हैं, उसको भी मर्ज किया गया है। द स्कीम फॉर रूरल इंडस्ट्रीज सर्विस सेंटर RISC, इसको भी मर्ज किया गया है। अदर स्मॉल इंटरवेंशन लाइकली रेडी वर्क यूनिट रेडी टू वियर मिशन, इसको भी लॉन्च किया गया है किसके, स्फूर्ति के अकॉर्डिंग। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, जो परंपरागत जो इंडस्ट्री उनको ऑर्गेनाइज करना, और जो आर्टिसियन है, कहने का मतलब उनमें कलाकार भी तो होंगे ना काम करने वाले, तो उसको ऑर्गेनाइज करना एक तरीके से क्लस्टर में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। कहने का मतलब फंड देकर क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिनका लाइफ जो है ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिनका लाइफ एक तरीके से अच्छा हो और ये लॉन्ग टाइम क्या है ना सस्टेन कर सके, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ना वो सही आपको हो सके। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड नंबर, टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर, जैसे जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो आर्टिसियन है
और रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी ट्रेडिशनल परंपरागत इंडस्ट्री जो आर्टिसियन है या रूरल एंटरप्रेन्योर है, उनको एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है प्रोवाइड करना, ये आपको इसका उद्देश्य है। टू मेक प्रोविजन फॉर कॉमन फैसिलिटी एंड इम्प्रूव्ड टू, जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्या है ना प्रोविजन इसमें बनाया गया है कॉमन फैसिलिटी के लिए, और जैसे टूल है उसको क्या है ना इम्प्रूव, जैसे मान लीजिए जो भी काम करने में जो टूल लग रहा है उसको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। जो भी इक्विपमेंट है आर्टिसियन का, जो भी इक्विपमेंट है उसको क्या है इम्प्रूव करना है, जिसके कारण ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर पाए। मतलब एक तरीके से इम्प्रूव्ड टूल इक्विपमेंट जो है सब क्या हम प्रोवाइड करें, जिसके कारण जो भी आर्टिसियन है वो अच्छे तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सके, अच्छे तरीके से काम कर सके। टू बिल्ड अप इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्किल, कहने का मतलब है कि उनको इनोवेटेड नए नए आइडिया, ट्रेडिशनल स्किल उनको क्या है बिल्ड करना, उनको डेवलप करना, बिल्ड करना, जिसके और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस्ड प्रोसेस हो गया, मार्केट इंटेलिजेंस हो गया, न्यू मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, पीपीपी। उसके बाद क्या है ग्रेजुअली ये सब जो है इसको क्या करना बिल्ड करना, मतलब क्या हुआ कि जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, प्रोसेस को एडवांस करना है, जो भी मार्केट इंटेलिजेंस है उसको बिल्ड करना है, और जो भी प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसको क्या करना है न्यू मॉडल को डेवलप करना है, जिसके कारण क्या होगा कि जो क्लस्टर बेस्ड जो रीजेनरेटेड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो क्या कर सके अपलिफ्ट कर सके, और उसको ई कॉमर्स भी प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए कि अगर सामान बन रहा है तो सामान बन रहा है तो उसको क्या बेचने के लिए क्या करना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है ना वहां पे इस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसके कारण जो अपने सामान को क्या है ना ई कॉमर्स पे क्या है ना वो ऑनलाइन क्या है वो सेल कर सके, जिसके कारण उनका क्या है ना अच्छे तरीके से क्या है डेवलपमेंट हो सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए पीएमईजीपी का, इसके हम बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या है बात करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे, और जो भी बचा हुआ चीज है वो हम आपको यहाँ से हम बात करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।